नमस्कार सभी अभ्यर्थियों को। मैं अमन कुमार यादव निर्माण क्लासेज आईआईटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी को पता होगा जो अपने राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती आने वाली थी उसका कैलेंडर जारी हो चुका है, जिसकी एग्जाम डेट मई जून में संभावित दे रखी है। उसका नोटिफिकेशन भी संभावित इस माह में आने की संभावना है। तो उसी को देखते हुए सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो इससे पहले हम कंप्यूटर के परिचय की एक क्लास डाल चुके हैं। आज हम सेकंड क्लास लेके आए हैं और उसमें है कंप्यूटर का वर्गीकरण। अब भाई कंप्यूटर को कितने भागों में बांट रखा है, किस किस आधार पे बांट रखा है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण या कितने भागों में कंप्यूटर को बांट रखा है, किस किस आधार पे बांट रखा है। तो कंप्यूटर को हम अनुप्रयोग के आधार पर या एप्लीकेशन के आधार पर या आकार के आधार, साइज, आकार के आधार पर या उद्देश्य या पर्पस के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया जा सकता है। किया जा सकता है। किस किस आधार पर किया जा सकता है? अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पर, आकार के आधार पर, और तीसरी बात करें तो हम उद्देश्य के आधार पर। तो तीन आधारों पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले बात करें एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर। एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? तीन भागों में। कौन कौन सा? पहले की बात करें हम तो अनालॉग कंप्यूटर। अनालॉग कंप्यूटर। दूसरे की बात करें डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर। तीसरे की बात करें तो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। तो
अनुप्रयोग के आधार पर 3 भागों में कंप्यूटर को बांट रखा है। ऐसे ही हम बात करें आकार के आधार पर, तो आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांट रखा है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उसके बाद हम बात करें उद्देश्य या पर्पज के आधार पर कंप्यूटर, तो उद्देश्य या पर्पज के आधार पर कंप्यूटर को 2 भागों में, एक जनरल पर्पज, एक विशेष या स्पेशल पर्पज के आधार पर कंप्यूटर को बांट रखा है। तो हम सबसे पहले अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, उसका कुछ अध्ययन करेंगे। उसके बाद आकार के आधार पर और फिर लास्ट में उद्देश्य या पर्पज के आधार पर। इन्हीं में से होते हैं जो आकार और एप्लीकेशन, वो अपने आप समझ में आ जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण की। अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। पहला एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, एनालॉग कंप्यूटर सीधा डिजिट्स पर न कार्य करते हुए भौतिक राशियों पर कार्य करते हैं। भौतिक राशि कौन कौन सी होती है? जैसे ताप, दाब, विद्युत एवं अन्य द्रव्य प्रयोजन ही क्या होती है? भौतिक राशि। इन्हीं पर कार्य करते हैं। और यह ज्यादातर, जैसे हम बात करें पेट्रोल पंप पे जो मीटर है वो एनालॉग कंप्यूटर का है। यानी ये डिजिट्स पे काम नहीं करते हैं, बाइनरी सिस्टम पर काम नहीं करते हैं, ये भौतिक राशियों पर कार्य करते हैं। अभी कौन कौन से होते हैं? जैसे स्पीडोमीटर, घड़ियां, उसके बाद में बात करें थर्मामीटर, ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। अब इस के बारे में कुछ लिखें। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करके हुए भौतिक राशियों पर कार्य करते हैं। भाई ये डायरेक्ट अंकों पर कार्य या डिजिट्स पर कार्य न करते हुए किस पे कार्य करते हैं? भौतिक राशि, फिजिकली राशियों पर। अब भौतिक राशि कौन कौन सी होती हैं? भौतिक राशियों की बात करें, भौतिक राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे ताप,
दाब, विद्युत, ये आदि क्या है? भौतिक राशि। भाई भौतिक राशि की बात, एग्जाम्पल की बात करें तो ताप हो गया, दाब हो गया, विद्युत हो गई, ये सब क्या है? भौतिक राशि। यानी ये डिजिट्स पे काम नहीं करते, केवल किस पे काम करते हैं? भौतिक राशियों पर कार्य करते हैं। अब इनका उपयोग ज्यादातर कहां पे किया जाता है? तो इनका उपयोग ज्यादातर उन स्थानों पे किया जाता है जहां पर भौतिक राशियों का नियंत्रण मापन की आवश्यकता होती है। भाई जहां पे नियंत्रण भौतिक राशि मापने की आवश्यकता होती है वहां पे इनका ज्यादातर उपयोग किया जाता है। तो इनका उपयोग जैसे इंजीनियरिंग में किया जाता है, इंडस्ट्रीज में किया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। तो इनका उपयोग इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज व विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाता है। कौन कौन सी जगह पे? भाई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज में और विज्ञान के क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो भी है ताप, दाब, विद्युत यानी भौतिकी राशि है, इनका नियंत्रण यानी लगातार मापने की आवश्यकता होती है। उन स्थानों पर इनका उपयोग किया जाता है। अब बात करें कि ये कौन कौन से होते हैं। एक बार यहां जगह नहीं है तो हम इसको मिटाते हैं। तो आपको पता चला भाई किस किस क्षेत्र में? भाई इंडस्ट्री में यानी कोई भी कंपनियों में, या बात करें विज्ञान के क्षेत्र में, या फिर इंजीनियरिंग के कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। उसके बाद एनालॉग कंप्यूटर के एनालॉग कंप्यूटर के सिग्नल की बात करें, सिग्नल की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर हमेशा इस फॉर्म में काम करता है। या हम कह सकते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर के सिग्नल सतत या कंटी कंटिन्यूअस होते हैं। भाई सतत, कंटिन्यूअस या लगातार भी बोल सकते हैं हम, लगातार या न टूटने वाला। भाई इसके सिग्नल लगातार होते हैं, सतत होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, यानी टूटते नहीं है। भाई लगातार चल रहे हैं इसके सिग्नल। तो ये एग्जाम में नोट लगा के लिख सकते हो। ये पूछा जा सकता है सतत सिग्नल कौन से कंप्यूटर के हैं? तो जो टूटते नहीं है तो है एनालॉग कंप्यूटर के। इसके हैं सतत। डिजिटल की बात करेंगे तो उसमें असतत है, यानी डिस्कनेक्टेड कंटिन्यूअस है, वो टूटते रहते हैं 0 और 1 के फॉर्म में। इसकी बात करें तो एक कंटिन्यूअस है, सतत है, टूटने वाला नहीं है। अब इसकी बात करें अब भाई कंप्यूटर एनालॉग कौन कौन से होते हैं? तो एक स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर,
घड़ियां, विद्युत मीटर, थर्मामीटर, थर्मामीटर, ये सब क्या है? एनालॉग कंप्यूटर है। वोल्टेज मीटर, ये सभी एनालॉग कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन से हैं? स्पीडोमीटर, जो हमारी गाड़ी या बाइक में होती है, स्पीडो यानी कितने स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तो उसमें कोई अंक थोड़ी दे रखा है, वो भौतिकी राशि यानी टायर चलता है उस कितनी गति से चलता है, तो उसमें काम आती है स्पीडोमीटर। घड़ियों में समय के अनुसार, विद्युत मीटर, हमारे पास लाइट आ रही है, लाइट कितनी खर्च हो रही है, एक भौतिकी राशि है, तो उसमें काम आ रहा है थर्मामीटर। वोल्टेज, कितना वोल्टेज, जैसे हमारे कभी बिजली चलाते उसके पास एक घड़ी होती है, उसमें वोल्टेज दिखती रहती है, अब कितनी वोल्टेज आ रही है, तो वो भी मीटर किसका है? एनालॉग कंप्यूटर का। उसके बाद में एक नोट लगाओ और नोट में लिखो प्रथम एनालॉग कंप्यूटर एस्ट्रो लैब कंप्यूटर। कौन सा? एस्ट्रो लैब कंप्यूटर। एग्जाम में आ जाए प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, तो प्रथम एनालॉग कंप्यूटर एस्ट्रो लैब कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर? एस्ट्रो लैब कंप्यूटर। अब एस्ट्रो लैब कंप्यूटर किसने बनाया? क्या बात आएगी? एस्ट्रो लैब कंप्यूटर जो प्रथम एनालॉग कंप्यूटर है, उसको बनाने वाला कौन है? तो इसको बनाने वाला अब्बू रेहान अल बरूनी। अब्बू रेहान अल बरूनी। अब्बू रेहान अल बरूनी ने एस्ट्रोलैब कंप्यूटर का निर्माण किया, जो पहला यांत्रिक गियर वाला था, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, ये क्या था? यांत्रिक गियर वाला, जो चंद्र सौर कैलेंडर, चंद्र सौर कैलेंडर, जो क्या था भाई? चंद्र सौर कैलेंडर, यानी चांद और सूर्य पर कार्य करने वाला कैलेंडर था। वो क्या था? एनालॉग कंप्यूटर था, जो प्रथम यांत्रिक गियर वाला कंप्यूटर था, जिसका निर्माण अब्बू रेहान अल बरूनी ने किया। किसने किया था? अब्बू रेहान अल बरूनी। तो बात समझ में आई होगी। अब भाई एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए किस पे कार्य करता है? भौतिक राशियों पर कार्य। अब भौतिक राशि कौन कौन सी है? भौतिक राशि ताप, दाब, विद्युत, ये सब क्या है? भौतिक राशि। अब बात करते अब इसका सिग्नल कैसा है? इसका सिग्नल सतत है, यानी लगातार है, टूटने वाला नहीं होता। उसके बाद प्रथम एनालॉग कंप्यूटर, तो प्रथम एनालॉग कंप्यूटर एस्ट्रोलैब किसने
इसका आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार अबू रेहान अल ब्रूनी ने किया था। कंप्यूटर किसके लिए? चंद्र सौर्य कैलेंडर के लिए बनाया गया था। यांत्रिक गियर वाला कंप्यूटर था, ना कि पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक वाला कंप्यूटर। इसके बाद हम बात करें अनुप्रयोग या एप्लीकेशन के आधार पर अपना एनालॉग हो चुका है, उसके बाद हम बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर सीधे अंकों पर कार्य करते हैं और वो उस कंप्यूटर पे करते हैं जहां जिस कंप्यूटर पर बाइनरी डिजिट्स या बाइनरी नंबर का उपयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर में एक साथ इनपुट निर्देश के अनुसार दिए जाते हैं और निर्देश के अनुसार उसमें परिणाम या फिर हम कह सकते हैं गणनाएं करके रिजल्ट के रूप में हमें वापस दिया जाता है या हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं। उसके बाद में यह गणनाओं के साथ साथ तार्किक कैलकुलेशन भी करता है। तो हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर। यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डेटा पर कार्य करते हैं। ये उन्हीं डेटा पर कार्य करते हैं जिन पर बाइनरी डिजिट्स के रूप में होते हैं, करते हैं जो बाइनरी डिजिट्स के रूप में होते हैं। डिजिट के रूप में होते हैं। तो भाई किस पे कार्य करते हैं? ये अंकों पर कार्य करते हैं। कौन से डेटा पर कार्य करते हैं? जो बाइनरी डिजिट्स के रूप में होते हैं। अब इस पे एक बाइनरी डिजिट्स का नाम आया है और मैंने पहली क्लास में भी बताया और आज भी बता रहा हूं कि बाइनरी डिजिट्स का नाम किसने दिया? बाइनरी डिजिट का नाम किसने दिया था? गोटफ्राइडे लेबनीज ने दिया था। और कब दिया? 1671 में। 1671 में गोटेफ्राइड लेबनीज ने बाइनरी नंबर की खोज की या उसका नाम दिया। उसके बाद में बाइनरी नंबर की तो खोज हो गई। अब हम बात करें कैलकुलेशन, यानी बाइनरी नंबर की कैलकुलेशन की खोज किसने की? तो बुलियन अलजेब्रा ने। किसने? बुलियन अलजेब्रा ने।
कब की? 1854। 1854 में बूलियन अलजेब्रा, या हम बात करें बूलियन अलजेब्रा ने बाइनरी कैलकुलेशन की खोज की। भाई इससे पहले कैलकुलेशन का पता नहीं था, बाइनरी कैलकुलेशन। तो ये दोनों नोट लगा के लिखना है, इंपॉर्टेंट है, अपने एग्जाम में पूछ लिया जाए भाई बाइनरी नंबर का नाम या आविष्कार किसने किया? द गॉटफ्राइडे लेबनिज ने। इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन का आविष्कार बूलियन अलजेब्रा ने किया था। अब हम बात करते हैं वापस इसी की, डिजिटल कंप्यूटर की बात कर रहे थे। ये दो इंपॉर्टेंट बातें थी इसलिए मैंने बीच में इसमें लिखवा दी। के रूप में, बाइनरी डिजिट्स के रूप में होते हैं। इसमें सभी डेटा या निर्देशों को एक साथ इनपुट किया जाता है और निर्देशानुसार गणनाएं करके आउटपुट के रूप में प्रदान करते हैं। ये कंप्यूटर गणनाओं के साथ साथ तार्किक कार्य भी करते हैं। भाई गणनाएं करते हैं उसके साथ साथ लॉजिक या तार्किक कार्य भी करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर की बात समझ में आई होगी। अब ये कंप्यूटर अंकों पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर अंकों पर कार्य नहीं कर रहा था, वो किस पे कर रहा था? भौतिकी राशियों पर। उसके बाद ये उन्हीं डेटा पर कार्य करते हैं जो बाइनरी डिजिट्स के रूप में होते हैं। भाई केवल बाइनरी ही डिजिट्स को समझते हैं, ना कि अपने डेसिमल, हेक्साडेसिमल या इनको समझते। बाइनरी डिजिट का मतलब 0 और 1 की फॉर्म को ही समझते हैं। इसमें सभी डेटा या निर्देश एक साथ इनपुट किया जाता है, उसके बाद निर्देश के अनुसार गणनाएं करके आउटपुट के रूप में हमें वापस कर दिया जाता है या प्रदान किया जाता है। ये गणनाओं के साथ साथ तार्किक कार्य भी करते हैं, लॉजिकल कार्य भी करते हैं। अब ये तार्किक कार्य भी कर रहे हैं, गणनाएं भी कर रहे हैं,
इसलिए ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय कंप्यूटर होते हैं, मल्टी वर्किंग कंप्यूटर या बहुउद्देशीय कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर कैसे होते हैं, एक बार इसको मिटाते हैं उसके बाद लिखते हैं। ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय कंप्यूटर होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये गणनाओं का काम भी कर रहे हैं, तार्किक कार्य भी कर रहे हैं, स्टोरेज का भी कार्य करेंगे। तो ये इसलिए ये कौन से कंप्यूटर हैं, बहुउद्देशीय कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर बहुउद्देशीय कंप्यूटर होते हैं। इस कंप्यूटर के सिग्नल असतत डिसकंटीन्यूअस होते हैं या टूटने वाले या फिर लगातार नहीं होते, क्योंकि हमेशा डिजिटल सिग्नल इस स्थिति में चलते हैं। 0 1 0 1 ये स्थिति में ये चलते रहे, 1 1 0 इस स्थिति में ये चलते रहते। तो आपको पता है 0 1 ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। तो कभी ऑफ होगा कभी ऑन होगा, यानी सिग्नल क्या है, लगातार नहीं है, ये असतत है, ये टूटने वाले सिग्नल है। तो डिजिटल कंप्यूटर के सिग्नल हमेशा डिसकंटिन्यूअस या फिर टूटने वाले सिग्नल होते हैं। इसका उद्देश्य बहुउद्देशीय कंप्यूटर होते हैं। सिग्नल की बात हुई, यानी असतत हैं या टूटने वाले हैं या फिर डिसकंटिन्यूअस। अब बात करें विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC। ENIAC कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर। ENIAC कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर कई जगह आपको
कैलकुलेटर की जगह कंप्यूटर भी देखने के लिए मिलता है। वैसे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कई बुकों में या कई जगह आपको कंप्यूटर भी देखने के लिए मिलता है, वैसे सही है कैलकुलेटर। हो सकता है कई एग्जाम में कैलकुलेटर ऑप्शन में ही ना हो, तो आपको कंप्यूटर करके आना है, नहीं तो कैलकुलेटर। दोनों आ जाए तो आपको कैलकुलेटर करना है। इसकी फुल फॉर्म पता चला, यानी विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनएक कंप्यूटर। एनएक कंप्यूटर की फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अब इसकी बात करें किसने बनाया और कब बनाया, तो ये 1943 में 1943 में जेपी अकर्ट्स एंड जेपी अकर्ट्स व जॉन मॉचली ने बनाया। किसने बनाया? जेपी अकर्ट्स एंड जॉन मॉचली ने पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम क्या था? एनएक कंप्यूटर। एनएक कंप्यूटर की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कहां पे बना? तो ये कहां पे बना भाई? अमेरिका में। कहां पे बना? अमेरिका। तो ये थोड़ा बहुत बता दिया जब डिजिटल कंप्यूटर का नाम आया। वैसे ये पूरी जानकारी जब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें इससे ज़्यादा अध्ययन करेंगे, इससे ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। अगर हिस्ट्री यहाँ पे जोड़ देंगे तो फिर आगे की क्लास नहीं हो पाएगी। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनएक कंप्यूटर किसने बनाया? जेपी अकर्ट्स व जॉन मॉचली ने। कहां पे बनाया था? अमेरिका में। कब? 1943 में। सिग्नल की बात करें तो असतत या डिसकंटिन्यूअस सिग्नल। कौन सा? बहुउद्देश्य कंप्यूटर। किस पे कार्य करता है? अंकों पे। अंक भी कैसे होने चाहिए? बाइनरी डिजिट्स वाले होने चाहिए। इसके बाद अनुप्रयोग के आधार पर तीसरा बच गया और उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर में यानी इन कंप्यूटरों में एनालॉग व डिजिटल दोनों ही के गुण सम्मिलित होते हैं या दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। इन कंप्यूटरों में एनालॉग डेटा को लेकर उसको डिजिटल या बाइनरी नंबर में चेंज करके आपको डिजिट्स के रूप में दे देता है। इन कंप्यूटर का उपयोग आजकल ज़्यादातर चिकित्सा के क्षेत्र में हो रहा है। जैसे हम बात करें रक्तचाप नापने के लिए, जैसे बीपी नापने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए,
धड़कन नापने के लिए, इन सभी जगह किसका उपयोग किया जा रहा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे हम बीपी मापते हैं तो यहाँ पे मशीन लगाई जाती है, उस मशीन में हमारे अंदर यानी दाब के अनुसार, यानी दाब यानी गति कितनी चल रही है उसको मापता है और उसको किस में कन्वर्ट करता है? बाइनरी में, बाइनरी से अंकों के रूप में हमें प्रदर्शित करता है। अगर भाई 80 है, 82 है, 90 है, कितनी भी है अपनी बीपी है, तो ये किस में? हाइब्रिड कंप्यूटर में मापी जाती है। तो हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल दोनों कंप्यूटरों का समावेश होते हैं। ये कंप्यूटर एनालॉग व डिजिटल कंप्यूटरों का समावेश होता है या होते हैं। यानी दोनों कंप्यूटर का इसमें समावेश पाया जाता है या होता है। इसलिए ये कंप्यूटर ताप, दाब, विद्युत, ताप, दाब, विद्युत, गति, प्रवाह आदि संकेतों पर गति, प्रवाह आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना एवं तार्किक गणना एवं तार्किक क्रियाएं करने का कार्य करते हैं। क्रियाएं करने का कार्य करते हैं। भाई ये दोनों संकेतों पर कार्य करते हैं, तो इन कंप्यूटर में दाब, ताप, विद्युत आदि संकेतों पर कार्य करते हुए गणना तार्किक क्रियाएं पर भी कार्य करते हैं, यानी दोनों पर कार्य करते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में अधिक किया जा रहा है। यानी ये डिजिट्स का भी और एनालॉग का दोनों का गुण इसमें समावेश होता है, इसलिए ये ताप, दाब, विद्युत
के साथ साथ गणनाएं व क्रियाओं पर भी कार्य, तार्किक क्रियाओं पर भी कार्य करते हैं। इन कंप्यूटर का ज़्यादातर उपयोग आजकल हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। जैसे बात करें हम धड़कन मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की बात करें हम, धड़कन, इन सभी के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में रोगी की धड़कन, रक्तचाप आदि मापने के लिए इन कंप्यूटरों का उपयोग किया जा रहा है। ये कंप्यूटर एनालॉग डेटा के रूप में लेकर उसे डिजिटल डेटा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। भाई ये कंप्यूटर एनालॉग डेटा के रूप में लेंगे और डिजिटल डेटा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर डिजिटल रूप में लेंगे और एनालॉग रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि भी दोनों इसमें गुण पाए जाते हैं। अब हम बात करें सबसे पहला या प्रथम हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा है। प्रथम हाइब्रिड कंप्यूटर, प्रथम हाइब्रिड कंप्यूटर 1961 में हाईकम 250 बनाया गया। कौन सा कंप्यूटर? हाईकॉम 250। कब? 1961 में। किसने बनाया? तो पैकर्ड बेल ने बनाया। किसने बनाया? पैकर्ड बेल ने इस कंप्यूटर का आविष्कार किया, यानी बनाने वाला कौन है? पैकर्ड बेल। कंप्यूटर का नाम क्या है? हाईकॉम। कंप्यूटर कब बना? 1961 में। नोट लगा के लिख सकते हो। ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण डेटा है उसको भी सम्मिलित किया जा रहा है। भाई जो एग्जाम में आने वाले जो भी डेटा है उसको इसमें सम्मिलित किया जा रहा है। तो अपने एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कंप्लीट यानी 3 बताए गए थे।
पहले की बात कर ली हमने, एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब थोड़ी सी, अब तीनों की छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले इन्हीं अनुप्रयोग की बात कर रहे थे, तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये किस फॉर्म में काम करता है? भौतिक राशियों में। ये किस पे कार्य करता है? अंकों पर। ये किस पे कार्य करता है? दोनों पर। उसके बाद हम बात करें सिग्नल की। इसका सिग्नल कैसा है? सतत। इसका कैसा है? असतत। इसका कैसा है? दोनों। यानी सतत भी हो सकता है, असतत भी हो सकता है। असतत का मतलब डिसकंटिन्यूअस यानी टूटने वाला, सतत का मतलब कंटिन्यूअस। उसके बाद में हम बात करें एनालॉग कंप्यूटर। प्रथम एस्ट्रो लैब। डिजिटल कंप्यूटर एनएक कंप्यूटर। और इसमें बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाई कम 250। किसने बात करें भाई एनालॉग कंप्यूटर किसने बनाया? तो अब्बू रेहान, अब्बू रेहान अल रूबिन, अल बरूनी। इसकी बात करें तो जेपी अकर्ट, जॉन माउचली ने बनाया। उसके बाद हम बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर, तो हाइब्रिड कंप्यूटर किसने बनाया? तो हाइब्रिड कंप्यूटर पैकर्ड बेल ने बनाया। पैकर्ड बेल। तो ये 4-5 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के संबंधित बात है। तो इसमें इंपॉर्टेंट बना के एक सारणी बना लेना। एनालॉग कंप्यूटर का सिग्नल कैसा है, प्रथम एनालॉग कंप्यूटर कौन सा है, किसने बनाया, किसने बनाया, कौन सा क्या है। अब इसके बाद हम बात करेंगे साइज या आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण।
साइज या आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो साइज या आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में या 4 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है। साइज या आकार के आधार पर। आकार या साइज के आधार पर कितने भागों में? 4। पहले की बात करें हम तो माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो दूसरे की बात करें हम मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। तीसरे की बात करें हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर। और चौथे की बात करें तो सुपर कंप्यूटर। यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांट रखा है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर व सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर है। जैसे बात करें माइक्रो, माइक्रो यानी छोटा, यानी सबसे छोटा कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है। क्या होता है? एक सीपीयू। एक सीपीयू है तो एक साथ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। एक साथ एक व्यक्ति कार्य कर सकता है। इन कंप्यूटर का उपयोग ज्यादातर घरों में या स्कूलों में किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी यानी थोड़ा बड़ा है। इससे माइक्रो कंप्यूटर, मैन और सुपर से तो छोटा है अभी भी, पर माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा है। तो मिनी कंप्यूटर इससे बड़ा है, इससे माइक्रो कंप्यूटर्स। इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। एक से अधिक सीपीयू होंगे तो एक से अधिक सीपीयू है तो एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो इस कंप्यूटर में मेमोरी क्षमता या मेमोरी भंडारण, या हम बात कर दें भंडारण क्षमता या मेमोरी की बात करें तो वो अब और इसकी गति अपेक्षाकृत कम होती है। किसकी अपेक्षाकृत? मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर की अपेक्षाकृत इसकी मेमोरी और गति भी क्या होती है? धीमी होती है। मिनी कंप्यूटर की मेमोरी व गति माइक्रो कंप्यूटर से तेज होती है। माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग घरेलू व शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहा था। इसके अलावा मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर का उपयोग प्राय बड़े व्यवसाय में व बैंकों में किया जाता है।
उसके बाद हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी एक से अधिक सीपीयू होते हैं। ये कंप्यूटर बहुत बड़े होते हैं, यानी इन दोनों से बड़े होंगे और सुपर कंप्यूटर से छोटे होंगे। तो सीपीयू एक से ज्यादा है तो इस पे कार्य भी एक समय में एक से ज्यादा व्यक्ति कर सकते हैं। अब माइक्रो और मिनी कंप्यूटर की अपेक्षाकृत इसमें मेमोरी व कार्य करने की गति भी तेज होती है। इन दोनों में के अपेक्षाकृत इसकी यानी इसका आकार भी बड़ा होता है। इसका उपयोग ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां या रेलवे रिजर्वेशन के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करें सुपर कंप्यूटर की। तो सुपर यानी नाम से ही पता चल रहा है भाई सुपर है तो सबसे बड़ा तो होगा, सुपर है तो सबसे बड़ा यानी कंप्यूटर है, यानी ये सबसे बड़ा कंप्यूटर है इन तीनों की अपेक्षाकृत। इसमें भी एक से अधिक सीपीयू होते हैं तो एक से अधिक व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इन तीनों की अपेक्षा इसकी भंडारण क्षमता भी अधिक है, यानी मेमोरी क्षमता व कार्य करने की क्षमता भी इन तीनों से ज्यादा है। ये किस किस क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता है तो इनकी बात करें तो ये जैसे मौसम की भविष्यवाणी करनी हो तो किसका उपयोग होगा, सुपर कंप्यूटर का उपयोग। इसके अलावा हम बात करें भाई कोई भी प्रौद्योगिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान करना हो, उसके बाद में अंतरिक्ष के क्षेत्र में, नाभिकीय यंत्रों के नियंत्रण में, इन सभी क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे, ये थोड़ा ओवरव्यू बताया था। अब सबसे पहले हम माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो माइक्रो कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे कल, क्योंकि आज की क्लास का हो गया टाइम। तो इसी के साथ क्लास को विराम देते हैं। सभी को नमस्कार। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस पर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली क्लास का आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप अपनी तैयारी कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को शेयर करें, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी कर सकें, किसी को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।